हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एससी वर्मा का जो वॉल्यूम 1 है उसके अंदर चैप्टर फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 2 है उसके क्वेश्चन नंबर 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आई बटन के अंदर मैंने अपना ईयर लॉन्ग कोर्स भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, जिसके अंदर मैं एससी वर्मा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट में वहां पर डिस्कस कर रहा हूँ। सारा फिजिक्स का जितने भी चैप्टर्स है उन सबको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो चैनल के ऊपर आ जाए, कहां पर मौजूद है, अब आपके अपने प्री चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, और मेरा नाम है जेपी चौहान। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और घंटी वाले आइकन को क्लिक करके बैठे, ताकि आपके पास इसी तरह के और वैल्यूएबल वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशन आपके पास आते चले जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप करने जा रहे हैं अपन, कौन सा है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो डाउट। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, वहां भी आ जाओ, सब जगह आ जाओ। देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 एंड द x एक्सिस विद द कोऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 10। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। आपके पास सपोज ये कोई भी एक कर्व होगा, ये कोई भी एक कर्व है, ठीक है, ये कोई भी एक कैसा भी एक शेप हो सकता है, मुझे पता नहीं है। इस कर्व का एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास कर्व है। इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया बाउंडेड का मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं अपन एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे भी कहां से कहां तक, एक्स इक्वल्स टू 5 से x इक्वल्स टू 10 तक मुझे क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक तरीके से इसने क्या पूछा है, एरिया अंडर द कर्व पूछा हुआ है, एरिया अंडर दिस कर्व। और एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व अगर अपन निकालते हैं तो वो एक्चुअल में होता क्या है, इंटीग्रेशन। इनडायरेक्ट में उसने क्या पूछा है, इंटीग्रेशन पूछा है इस कर्व के एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी एक्सप्रेशन है y दिया हुआ है तो ये y एक्सिस मतलब एरिया अंडर द कर्व आप निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है, y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। y क्या है मेरे पास 3x, बस का इंटीग्रेशन कर दो आप। और लिमिट क्या है, 5 से लेके 10 तक करना है। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी की लिमिट वापस यहाँ पर लगती है, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया अंडर द कर्व y कौन है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, लिमिट हो गई आपके पास 5 से लेकर 10 है ना। यहां से और अपन कर लेते हैं, फाइनली कितना आ जाएगा, तो एरिया अंडर द कर्व। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है, इसका भी करोगे इसका भी करोगे और तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3 प्लस 6x का इंटीग्रेशन 6 एज इट इज, x की पावर जो भी है 1 1 + 1 1 2 अपॉन 1 + 1 2 है ना। एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और फाइनली कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ पर क्या आता है x, x का मतलब क्या हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो वो x यहाँ पर आता है। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 से लेकर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेकर 10 तक। बस यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल। सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे आप, अपर लिमिट तो 10 क्यूब प्लस ये कितना है 2 3 जा 6 है, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर 3 10 स्क्वायर प्लस 7 × 10। ये अपर लिमिट लगा दी पहले पूरे पे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाओ आप, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाओ। लोअर लिमिट कितनी है मेरे पास, 5 है, तो x की जगह 5 रखना है, तो क्या आ गया 5 क्यूब प्लस 3x 3 5 स्क्वायर राइट प्लस 7 × 5। बस यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है अपने को, कितना हो गया देखो, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1000 प्लस 300 प्लस 70 माइनस 125 5 5 जा 25 5 जा 125 प्लस 75 5 5 जा 25 जा 75 7 5 जा 35। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है। बस यहाँ पर क्या कर लो आप, यहाँ पर इन सबको ऐड कर लो, कितना हो गया ये 1370 माइनस ये कितना 125 और 75 कितना हो गया 235, कितना हो गया ये 235 माइनस कर लो 235 5 6 - 3 3 और 13 - 2 11,
कितना आ गया 1135। भाई साहब कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 24 था ना, 1135। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, एरिया अंडर द कर्व आ गया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखें आप, 25, क्वेश्चन नंबर 25 नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखो 25 क्या है, 25 क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। ये जो क्वेश्चन है ये क्या इंटीग्रेशन के है ना, प्लेलिस्ट में जाके आप चैनल के ऊपर जाके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ना आप, तो आपके कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे, है ना, इंटीग्रेशन पढ़ना आप जाके। तो देखो 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व फाई इक्वल्स टू साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, देखो सेम क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर बस मेरे पास क्या, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व निकालना है, सेम। तो क्या करना होगा, एरिया अंडर द कर्व अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन y का x के रेस्पेक्ट में। इस y का मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, और x एक्सिस के साथ में, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, और लिमिट दे रखी कहां से, 0 से लेकर कहां तक, x की वैल्यू कहां तक, पाई तक। तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से इंटीग्रेशन किसका करना है मुझे, साइन x का करना है विद रिस्पेक्ट टू x, 0 से लेकर पाई लिमिट आ गई। साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x, वो भी माइनस में, 0 से लेकर पाई। हमेशा साइन बाहर लो फिर लिमिट लगाओ, कांस्टेंट भी हो अंदर तो बाहर लगे फिर लिमिट लगाओ। क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस cos 0। cos पाई क्या होता है, -1 होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो -2 कितना हो जाएगा ये, +2। देख लो आंसर आ गया होगा आपका। तो 25 का क्या हो गया, +2 इज योर करेक्ट आंसर। ये हो गया एरिया। एरिया की यूनिट मतलब कितना, मीटर स्क्वायर, है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो कर्व में जो दिया होगा उसी के हिसाब से मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगी। जब आपको मीटर में कुछ दिया हुआ होता धीरे धीरे सीखोगे, अभी सिर्फ अपन इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन सीख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजें अपन क्लियर करते जाएंगे। 26, क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू, वापस सेम, y इक्वल्स टू e माइनस एक्स, और क्या दिया हुआ है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। एरिया बाउंडेड बाय दिस y, और क्या बोला हुआ है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखो अब इसको करने के लिए मुझे पहली बात तो लिमिट पता नहीं है। अब यहाँ पर अभी तक इसने लिमिट दे दी थी, अब इसने बोला है कि y इक्वल्स टू e माइनस एक्स, ये कर्व x एक्सिस और y एक्सिस इन तीनों से मिला के जो एक एरिया बनेगा यहाँ पर, उस एरिया को मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, उस एरिया को मालूम करना है। तो यहाँ पर देखो देखना पड़ेगा अपने को ये कर्व कैसा बनेगा। तो अपन इसको कर्व को देखते हैं, अपन देख कर्व कैसा बनेगा, उस कर्व को आइडेंटिफाई करते हैं। ये मेरे पास y हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, x हो गया। देखो इस कर्व को देखते हैं अपन, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, ध्यान से देखना कर्व कैसा आएगा, थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपन। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, e की पावर 0, y कितना आ गया 1। अगर मैं x को, अगर मैं इनफाइनाइट पुट कर दो, इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम, है ना। कर्व जब भी अपलोड करोगे, फिजिक्स में कई बार इसी चीज अपन करेंगे, जब भी कर्व अपलोड करना है मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक आप क्या करो, वैल्यू पुट करो, आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। x जब इनफाइनाइट हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर माइनस इनफाइनाइट बोलो या e की पावर इनफाइनाइट। e क्या होता है, e की वैल्यू होती है, e क्या होता है 2.71, तो 1 अपॉन किसी की पावर इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट, तो ये कितना हो गया 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो गया 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कर्व प्लॉट करूं, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जब x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू जब 0 है तो y कितना आ रहा है 1, मतलब एक पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पर आएगा, मतलब कर्व यहाँ पर कहीं कटेगा। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब ये सपोज ये मैक्सिमम ये रहा, x की जब इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू कितनी 0, मतलब दूसरा पॉइंट तुम्हारा यहीं आएगा, एक पॉइंट तो यहाँ आएगा और एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ कहीं आएगा। एक और ले लो आप, अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊँ, x की वैल्यू अगर मैं माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव वैल्यू सारी ले ली, अब नेगेटिव वैल्यू देख लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, क्या हो गया ये e की पावर इनफाइनाइट, मतलब कितना हो गया इनफाइनाइट, कितना हो गया इनफाइनाइट, मतलब x जब इनफाइनाइट, x जब नेगेटिव में इनफाइनाइट हो, इधर जब नेगेटिव में इनफाइनाइट होगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव में इनफाइनाइट, मतलब यहाँ ऊपर कहीं आएगा, इधर भी मैक्सिमम और इधर कहीं आएगा, इधर बहुत ऊपर है ना, इस मैक्सिमम ये ले रहा हूँ। तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा, ये इसको मिलाओगे आप, ये कर्व ऐसा कुछ आता है, इस कर्व को बनाओगे है ना, ऐसा इस तरह का कुछ कर्व आएगा ये। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी आप क्वेश्चन में देखो आप, इसने पूछा है
ये तो हो गया मेरे पास कर्व, ये हो गया y इक्वल्स टू ई माइनस एक्स का कर्व, ये हो गया मेरे पास x एक्सिस और ये हो गया मेरे पास y एक्सिस। मतलब ये वाला एरिया मुझे मालूम करना है, ये वाला एरिया मुझे मालूम करना है। अब इस वाले एरिया के अंदर लिमिट देख लो आप, x इक्वल्स टू 0 से कहाँ जा रही है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। बस एक तरीके से क्या हो गया, एरिया अंडर द, वापस एरिया अंडर द कर्व आ गया मेरे पास। ये बस लिमिट आइडेंटिफाई हो गई यहाँ से, 0 से लेके इनफाइनाइट तक लिमिट लगानी है। तो बस एरिया, तो एरिया निकालना है तो क्या होगा, बस सिंपल वापस वही इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर दो और लिमिट आ जाएगी मेरी x इक्वल्स टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। बस ये लिमिट आइडेंटिफाई हो गई अपने को यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन e माइनस एक्स डी एक्स 0 से लेकर इनफाइनाइट। देख क्या आ जाएगा, e माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है e x का e x, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, x के मल्टीप्लाई में जो भी होता है क्या है, -1 है, उससे वापस क्या करोगे, डिवाइड। समझ में आ रहा है, इसके मल्टीप्लाई में जो भी होता है उससे वापस क्या करोगे आप, डिवाइड कर दिया -1, लिमिट क्या आ गई 0 से लेके इनफाइनाइट। देख फाइनली क्या आ गया मेरे पास, तो एरिया अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो एरिया फाइनली कितना बनेगा मेरे पास, माइनस को बाहर ले लो हमेशा, जैसा कि मैंने बताया था आपको। लिमिट लगाओ आप सबसे पहले इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट और माइनस लगाकर e की पावर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। x की जगह मैंने अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट लगाई है। e की पावर माइनस इनफाइनाइट अभी अपने निकाला था, देख e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। कितना हो गया, -1, और ये होता है 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, +1 26 का, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें बस ये करो का अपने को बस लिमिट के लिए अपने को काम करना था इसके अंदर। चलो नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 27 क्या है कि अ रोड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस। हाँ मेरे पास ये एक्सिस है, एक रोड को मैंने x एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ये इस तरीके से रखी हुई, ये रोड रखी हुई है, ये आप मेरे ये रोड कोर्स को फॉलो करना है ना, तो इससे आपका सारा काम हो जाएगा। मैं ऐसे और क्वेश्चन होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूँ। रोड इस तरीके से रखी हुई है, एक एंड x इक्वल टू 0 पे है, दूसरा एंड कहाँ है, x इक्वल टू L पर है। द लीनियर डेंसिटी रो ऑफ द रोड, इसकी लीनियर डेंसिटी किसको बोला है इसने, मास अपॉन लेंथ को। ये किसका रेशियो है, मास और लेंथ का रेशियो है। ऑफ द रोड वेरीज विद द डिस्टेंस x के साथ में वेरी हो रही है, और उसकी वैल्यू दी हुई है आपको a प्लस, इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस bx। ठीक है, इसने पूछा फाइंड द SI यूनिट्स ऑफ A एंड B, SI यूनिट्स ऑफ A एंड B। देखो A और B की SI यूनिट, सबसे पहला काम कर लेते हैं अपन। देखो A पार्ट SI यूनिट्स, SI यूनिट के बारे में अपने को पता है। ये इक्वेशन क्या है, अगर डायमेंशनली करेक्ट है, जब भी आपको वेरिएबल का डायमेंशनल फॉर्मूला या SI यूनिट मालूम करना होता है तो बाय डिफॉल्ट आप इक्वेशन को हमेशा डायमेंशनली करेक्ट एज्यूम करके चलते हो। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो इसका हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब मास डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला वही आएगा जो A का आएगा, और वही BX का भी आएगा। तो A का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही होगा जो रो का होगा। रो क्या है, मास अपॉन लेंथ। सॉरी, इसमें डायमेंशन नहीं निकालना है अपने को, क्या निकालना है, यूनिट निकालना है, यूनिट। तो इसका यूनिट क्या, A का यूनिट कितना आ जाएगा यहाँ से, रो का यूनिट क्या है, मास, मास का होता है किलोग्राम, और लेंथ का होता है मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर आ गया। उसके बाद देखो BX का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो किसका होगा, A का होगा। तो यहां से B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, A अपॉन X का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वही आएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं ना अपन, तो इसका देखो क्या आ जाएगा, तो A अपॉन X, A का यूनिट क्या है, अभी निकाला था अपन ने, किलोग्राम पर मीटर, A का हो गया, और X क्या है, डिस्टेंस है, उसका भी क्या हो गया, मीटर। तो फाइनली यूनिट कितना आ गया मेरे पास, यहां से यूनिट देखोगे अभी आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, है ना। डायमेंशन से, आप हमेशा डायमेंशन से करो आप, इसको हो जाएगा इजी। उसके बाद बी पार्ट इसने क्या बोला है, देखो बी पार्ट, फाइंड द मास ऑफ द रोड इन टर्म्स ऑफ A, B एंड L। मास ऑफ द रोड निकालना है, देखो रोड का मास निकालना है। देखो मास का सिंपल फॉर्मूला, अगर मैं यहां से रो लिखूं तो रो इक्वल्स टू क्या है, मास अपॉन लेंथ। रो का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन लेंथ। ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज कई बार फिजिक्स में आप जैसे आगे बढ़ोगे ये चीज कई बार करनी पड़ेगी आपको, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। इसने मुझे क्या पूछा है, मास निकालने के लिए पूछा है। अब मुझे मास निकालना है, देखो मास निकालने का सीधा तरीका क्या है, मास क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी इंटू लेंथ कर सकता हूं।
मास कैसे निकालूंगा मैं, डेंसिटी इंटू लेंथ करूंगा तो मास आ जाएगा। लेकिन यहां पर डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब मेरे को क्या हो, डेंसिटी मेरे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। जब डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो सीधा मास निकालना हो तो डेंसिटी इंटू लेंथ करोगे, सीधा मेरे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। लेकिन डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है। डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, देखो यहां पर x पे डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू यहां पर L/2 है तो डेंसिटी अलग आएगी, यहां पर L है तो डेंसिटी अलग आएगी। जब भी वेरिएबल होता है तो उस केस में इसको मैं एक बार लिख लेता हूं, मास अपॉन लेंथ। लेंथ किससे, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। तो देख मास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो जब भी वेरिएबल होगा तो मास निकालने का तरीका क्या होगा, उस डेंसिटी का इंटीग्रेशन कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में। डेंसिटी का लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल मास निकल के आएगा। अगर ये वेरिएबल है तो, अगर ये वेरिएबल है तो ऐसा होता है। आपने अगर इंटीग्रेशन पढ़ा हो, आपको उसमें ध्यान हो, अगर ये देखो, अगर ये कांस्टेंट होता तो रो क्या आ जाता, बाहर आ जाता। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अगर अपन लिखते हैं तो क्या आता मेरे पास, डीएक्स का इंटीग्रेशन x, और लिमिट क्या आती, x की लिमिट आती 0 से लेके l। तो इसको मैं सोल्व करता तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx, और वो कितना आता है मेरे पास, l माइनस 0। तो आंसर क्या आता, रो इंटू एल। रो इंटू एल, रो इंटू एल का मतलब क्या हो गया, रो इंटू लेंथ। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब मेरे पास डेंसिटी कांस्टेंट होगी। तो अगर आप डेंसिटी को लेंथ से सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे हो, इसका मतलब आप डेंसिटी को कहीं ना कहीं कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहे हो। तो जब भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ रहा हो तो वहां पर आप चेक कर लेना कि भाई ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या वेरिएबल है, तो देखो अब यहां से बस इंटीग्रेशन कर लो आप यहां पर। तो देखो मास क्या आ जाएगा, तो मास विल कम आउट टू बी इंटीग्रेशन रो का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स की लिमिट क्या है, 0 से लेकर एल तक इसकी क्या लिमिट आ जाएगी। रो कितना है मेरे पास, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, 0 से l तक लिमिट है मेरे पास, कितना आ गया a। इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले a का इंटीग्रेशन, a क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x, प्लस bx, b कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 है, पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और क्या कर दोगे, लिमिट लगाओ यहाँ पर आप 0 से लेके l तक। पहले अपर लिमिट लगाएं आप, अपर लिमिट लगाओगे तो x की जगह l आएगा, प्लस x की जगह l लिखना है तो b/2 l स्क्वायर। ये अपर लिमिट लगा दी, ब्रैकेट लगाओ, हमेशा 2 टर्म आती है तब, फिर माइनस लगा के ब्रैकेट, कभी मिस्टेक नहीं होगी। सिंगल टर्म आ जाए तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मोर देन 1 टर्म आता है तो ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि क्या होगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो जब ब्रैकेट खोलोगे, जब ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पहली टर्म में माइनस आ जाएगा, बाकी सब में ऑटोमेटिकली आप प्लस लिख दोगे। तो ये तो वैसे 0 हो गया है ना। आप माइनस लगा के लोअर लिमिट a इंटू 0 प्लस क्या आ जाएगा, b/2 इंटू 0। तो फाइनली आंसर क्या आ गया आपके पास, al प्लस bl स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसमें छोटी सी मिस्टेक आपने ये की होगी, इसको आपको ध्यान रख लेना है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्या दिया हुआ है, द मोमेंटम p ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, है ना। मोमेंटम p, तो dp बाई dt ये दे रखा है 10, ये 10 ब्रैकेट में क्या लिखा हो, n लिखा हो, मतलब वो न्यूटन यूनिट है। 10 प्लस 2 वापस क्या लिखा हो ब्रैकेट में, n अपॉन s, न्यूटन पर सेकेंड, मतलब ये एक्सप्रेशन ये हो गया। ये कई बार ऐसे दे के कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इसलिए बता रहा है क्योंकि मोमेंटम अपॉन टाइम जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। सोच के देखो, फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर वहां से अपने F इक्वल्स टू m इंटू ए आपने प्रूव किया था, है ना, सेकंड लॉ, वहां पर जाके देखना। तो एक तरीके से dp बाई dt ये क्या है, फोर्स ही तो है, तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा। ये फोर्स इसलिए न्यूटन ब्रैकेट में आ गया। अभी 2 इंटू टी है, मतलब इसकी यूनिट न्यूटन पर सेकंड होगी तभी तो पूरे की यूनिट न्यूटन बनेगी, तो इसलिए इसने ब्रैकेट में यूनिट्स लिखी हुई है। ठीक है, तो यूनिट्स को लेके यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना, यूनिट्स लिखी हुई। अब इसने क्या बोला, इफ द मोमेंटम इज 0, क्या बोला कि मोमेंटम अगर 0 है, किसके लिए, t इक्वल्स टू जब 0 है तो मोमेंटम 0 है। व्हाट विल बी द मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा जब t की वैल्यू कितनी आ जाए, 10 आ जाए। देखो क्वेश्चन में क्या है, किसी टाइम पे p निकालना है,
किसी टाइम पे पी निकालना है। देख इस एक्सप्रेशन पे आओ, इसको मैं देख वापस कुछ रीअरेंज करूँ, क्या हो जाएगा देख 10 प्लस 2t dt। जब दोनों तरफ dd आ जाए तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हो। जब दोनों तरफ dd आ जाए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हो। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा dp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10 प्लस 2t dt। अब इसने क्या लिमिट देखो क्या है, यहाँ पर टाइम की लिमिट आएगी क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में क्या रहा इंटीग्रेशन हो रहा है। तो टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 0 से लेके 10, तो 0 से लेके 10 तो टाइम की लिमिट है। जब टाइम 0 है तो ये कहाँ है, ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये मोमेंटम का, मोमेंटम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। किसका, ये ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, और विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी क्या आएगी, मोमेंटम क्या आएगी। तो जब t इक्वल्स टू 0 तो मोमेंटम कितना है, t इक्वल्स टू 0 तो मोमेंटम कितना है 0, t इक्वल्स टू 10 पर मोमेंटम मालूम करना है तो इसको मैंने p लिख दिया। जो मालूम करना है, जो अननोन होता है उसको लिख दो p। अब dp का क्या होता है, p होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कहीं भी दिक्कत आ रही हो, चैनल के ऊपर इंटीग्रेशन का वीडियो बना हुआ है, जाके देख सकते हो। ये हो गया 0 से लेकर p, इधर लिमिट देखो क्या आएगी, इधर इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल जो भी है, प्लस 2t, 2t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट आ जाएगी मेरे पास 0 से लेकर 10। देखो यहाँ अपर लिमिट क्या होगी, पहले p फिर माइनस लगा कर लोअर लिमिट इक्वल्स टू, पहले अपर लिमिट क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस अपर लिमिट कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 10 स्क्वायर है तो ये अपर लिमिट हो गई, फिर माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है मेरे पास 0, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 और प्लस 0 का स्क्वायर। चलो तो फाइनली देखो मेरे पास क्या आ गया, तो मोमेंटम p निकालना था मेरे को, तो 10 10 जा 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो 100 प्लस 100 200, और मोमेंटम की यूनिट क्या आएगी, मोमेंटम की यूनिट क्या आएगी, मोमेंटम, मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम होता है, इसको उधर ले जाओगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड है ना मोमेंटम। बाकी ये तो 0 हो गया ना, ये 10 इंटू 0 है भाई, ये मल्टीप्लाइड बाय 0 है, कंफ्यूज मत हो जाना। कितना हो जाएगा मेरे पास ये, हाँ भाई 200 किलोग्राम। बाकी मोमेंटम का एक और यूनिट भी होता है, यहाँ से कर सकते हो ना, dp बाई dt इक्वल्स टू फोर्स हो गया, तो फोर्स इंटू टाइम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। चलो हो गया। नेक्स्ट देखो 29 भाई, किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड 9 में पढ़ा होगा आपने, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो मास हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, तो एक और यूनिट वो भी आ सकती है। चलो 29 देखो नेक्स्ट, देखें नेक्स्ट देखो 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, द चेंजेस इन अ फंक्शन y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x रिलेटेड एज dy बाय dx, ये दिया हुआ है आपको कितना, x स्क्वायर के बराबर भाई, हाँ किसके बराबर, x स्क्वायर के बराबर। फाइंड y एज अ फंक्शन ऑफ x, आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है ना, y को x, y एज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब y को x की टर्म्स में मालूम करना है। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जब भी ऐसा कुछ हो तो नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, जैसे भी पहले वाले क्वेश्चन में लेके गए थे, दोनों तरफ dd आ जाए तो दोनों तरफ क्या कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखो क्या हो जाएगा, dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो इसलिए लिमिट, यहाँ पर लिमिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि y इसको इंटीग्रेट करोगे तो y इन टर्म्स ऑफ x ऑटोमेटिक आ जाएगा। dy का y होता है, dy का y होता है, x स्क्वायर का क्या होगा, पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3, और अगर ये क्या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 29 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें पर क्वेश्चन नंबर 30 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ऐसे वर्मा पूरा सोल्व करना है दोस्तों ना, पूरा सोल्व करना, भले जिन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है कोई बात नहीं यहाँ पर ऐसे वर्मा का एक एक क्वेश्चन आप सोल्व करना, हर क्वेश्चन में ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 30, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। भाई सबसे पहले ए के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी, 1001 है ना, कितनी हो जाएगी 4, बीच वाले जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 2 3 4, बी 100.1 बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, भले डेसिमल नंबर हो या
नॉन डेसिमल नंबर हो तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 4। उसके बाद में 100.10 इसका कितना हो जाएगा 5। डेसिमल पॉइंट के अंदर ट्रेलिंग जीरो भी क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसका क्या 1 2 3 4 5 और लास्ट देख लो आप कितना 0.001001 इनिशियल जीरो। इफ नंबर इज लेस देन 1 देन जीरो इज लाइंग इनिशियली, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो कितने होंगे 1 2 3 4, लेकिन बीच वाले हमेशा होते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4। तो आंसर क्या हो गया 4 4 5 4। ऑलराइट, ये हो गया 30। क्लियर? चलो उसके बाद 31 पे चले। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ देखो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि अ मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर। इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, अगर ये 1 मीटर स्केल है, पहली बात तो मीटर स्केल है मतलब कहां से कहां तक होगा, एक मतलब ये मीटर स्केल अगर है तो ये कहां से कहां तक मेजर कर सकता है, ये 0 से लेकर 0 mm से लेकर 1000 mm तक। ये समझ में आया क्या? ये कितना 1000 mm है ना, 1000 mm का मतलब 1 मीटर होता है ना। 1 मीटर में कितने 1000 mm होते हैं मिली, और ये 10⁻³ माइनस ये 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल, 1 मीटर आ गया, देखिए बराबर ही है। तो ये मीटर स्केल हो गया। हर एक mm पर क्या हो रहा है ग्रेजुएट हो रहा है, तो 0 के बाद 1 फिर 2 ऐसे चलेगा है ना, ये 1 mm फिर 2 mm फिर 3 mm, मतलब ये एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगा। अब देखो, अब यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सही से लिख लो यार, मजा नहीं आया, ये 0 चल आगे 1 है ना, हर 1 mm के बाद में वैल्यूज आ रही है। अब इसने क्या बोला, इसने पूछा कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी देयर इन अ लेंथ मेजरमेंट विद दिस स्केल। अगर इस स्केल से मैं लेंथ मेजरमेंट करूं तो कितने तरह की सिग्निफिकेंट डिजिट्स पॉसिबल है। क्या क्वेश्चन समझना ध्यान से, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी देयर इन अ लेंथ मेजरमेंट विद दिस स्केल। इस स्केल को यूज करके अगर मैं लेंथ मेजर करूं तो कितने तरह की लेंथ यहां पर आ सकती है, कितनी तरह की पॉसिबल लेंथ है यहां पर। तो जितने तरह की पॉसिबल लेंथ होगी उतने ही तरह का, उतने ही टाइप का क्या, उतने ही मेरे पास क्या आ जाएगी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगी। देखो समझो क्या हुआ, अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, देखो अभी और समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला पड़ा हो, देखो मेरे पास 0 से 1 पे जाता हूं मैं, अगर 0 से 1 mm पे पहुंचता हूं तो पहला मेजरमेंट क्या हो सकता, अगर मेरे पास सपोज इतना सा होता, कोई ऑब्जेक्ट इतनी सी लेंथ का होता, तो ये 0 mm है, इसको ध्यान से समझना, और ये 1 mm है। ऑब्जेक्ट इतना सा है मेरे पास, तो इसकी लेंथ को क्या लिखूंगा मैं, या तो 0.2 और 0.3 mm के आसपास लिखूंगा, 0.2 या 0.3 mm के आसपास लिखूंगा। अब ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे पता नहीं, अपन अंदाजे से लिख रहे हैं। क्यों? बिकॉज इसने क्या बोला है कि जो स्केल है इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, मतलब 0 से 1 के बीच में मैं श्योर नहीं हूं, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इन द वैल्यूज लाइंग बिटवीन 0 to 1 mm और एवरी 1 mm, उसके बीच में कोई भी वैल्यूज होगी उसके बीच में अपन श्योर नहीं है। हाँ, लेकिन वो सिग्निफिकेंट होगी, लेकिन वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगी, इसके बारे में मैं श्योर हूं। ये क्या होगा, ये दिस इज व्हाट मोस्ट सिग्निफिकेंट, और जिसके बारे में श्योर नहीं होते हैं वो क्या होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट। वो क्या होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट। लेकिन ओवरऑल भले लीस्ट सिग्निफिकेंट हो या मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होती है वो हमेशा आपको क्या है, अगर वो नॉन जीरो नंबर है तो हमेशा क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट होगी। तो यहां पर 0.2 मतलब 0 से लेके 1 mm तक देखोगे तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट पॉसिबल है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? 0 से लेके 1 तक जाओगे तो 0.1 2 3 4 5, वहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी। ठीक है, अगर मैं 1 से 2 mm के बीच में जाता हूं, अब देखो 1 से मैं कहां गया 2 mm, अब 1 से 2 mm जाओ, देख 1 से 2 mm में क्या होगा 1 mm to 2 mm। चलो अब इसके बीच में पॉसिबल नंबर क्या है, 1 से 2 mm के बीच में पॉसिबल नंबर्स क्या हो गया 1.1 है ना, 1.1 1.2 है ना, ये सारे ये 1.1 mm 1.2 mm। अब इसके अंदर भी देखोगे तो यहां पर जो 1 है वो क्या है लीस्ट सिग्निफिकेंट है, यहां पर 2 जो है वो क्या है लीस्ट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये मेरे को कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इसके बीच का लेंथ मेजर करूंगा तो यहां पर एक्चुअल में स्केल के पास में मेजरमेंट नहीं है, इसके बीच में 1 और 2 mm के बीच में, तो उसको कभी भी पता ही नहीं चलेगा, वो कॉन्फिडेंट जो मेजर कर रहा है वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा। सो इसके बीच में आने वाली डिजिट्स मतलब पॉइंट के बाद में आने वाला नंबर हमेशा क्या होगा, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन भले मोस्ट, और ये 1 क्या है, 1 के बारे में अपन श्योर है,
तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट हो गया, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, दोनों 1 जो होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन जब सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हो तो सारे नंबर्स लिखते हो आप, तो 1.1 में कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से अगर आप कहाँ जाते हो, अब मैं जाता हूं देखो कहां पर 10 और ये क्या आ गया मेरे पास 11, मैं 10 mm से 11 mm के बीच में आता हूं। 10 से 11 के बीच में नंबर क्या पॉसिबल है, या तो 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 कुछ भी होगा, कुछ भी नंबर होगा। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से आप चलो कहां पर, मैं चलता हूं 100 पर, 100 पे, और ये 101, ठीक है, 100 से 10, मतलब मैं चलता हूं 100 mm से 101 mm के बीच में। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई भी नंबर लो आप, तो 100.1 और 100.2 कुछ भी ले लो आप, बस लास्ट वाले नंबर में आपको क्या है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मतलब ये लीस्ट सिग्निफिकेंट हो गया, और बाकी दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, बाकी तीनों में हम कॉन्फिडेंट है, तो ये क्या हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है, 1 है। लेकिन भले लीस्ट हो या मोस्ट हो, इनसिग्निफिकेंट नहीं है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो जितने भी लीस्ट और मोस्ट होते हैं सब मिलाकर सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होते हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला पड़ाव देखो कहां आएगा, अब सीधा आएगा मेरे पास क्या है, अब 100 के बाद सीधा कहां आऊंगा मैं, 1000 पे, मतलब इसके 100 से लेके 1000 के बीच में कहीं भी देखो आप, 4 सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा वाला नंबर नहीं बनने वाला है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर कब बनेगा, जब 1000 पॉइंट समथिंग लिखूंगा मैं, 1000 में तो हो गए 4 और 0.1 0.2 0.3 लिखूंगा तो मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। लेकिन इसने क्या बोला, मीटर स्केल बोला है, तो मीटर स्केल तो मेरा 1000 mm तक ही होता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई, 1 2 3 एंड 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आर पॉसिबल। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। इसका आंसर देख सकते हो आप, जहां पर भी दिख रहा हो आपको, ठीक है, 31, 1 2 3 और 4, चारों में से। चलो नेक्स्ट देखो आप 32, थर्टी टू क्या है देखो, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 3 4 7 2 को राउंड ऑफ करते हैं, 3 4 7 2 को, इन सबको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है। 2 पे राउंड ऑफ करना है तो 2 तक ले लो, उसके जस्ट आगे वाला जो होगा वो क्या होता है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, है ना। इसके नियम कानून मैंने पढ़ा रखे हैं, आई बटन के अंदर प्लेलिस्ट में जाना, सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक पढ़ना, वहां के सारे रूल समझ में आ जाएंगे आपको। तो ठीक है 7, तो यहां पर देखो क्या हो गया, 7 क्या, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, क्योंकि 2 तक मुझे करना है, तो ये हो गया डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर ग्रेटर देन 5 है तो क्या करना है, इससे पहले वाली डिजिट जो पीडी है, प्रिसाइडिंग डिजिट, क्या बोल रहा हूं, प्रिसीडिंग डिजिट, इसके आगे वाली फॉलोइंग डिजिट, इससे पहले वाली प्रिसीडिंग डिजिट, तो प्रिसीडिंग डिजिट को क्या करना होगा, +1। तो इसको क्या कर दोगे, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 3 4 को +1 कर दिया, और 3 4 7 2 का जो राउंड ऑफ होगा वो इसके आसपास ही आएगा, तो बाकी दोनों डिजिट को क्या लिख दिया मैंने, 0 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 4 7 2 का राउंड ऑफ 35 कभी भी नहीं हो सकता। सोच के देखो, इसका राउंड ऑफ 35 होगा क्या भाई, 34,000 के आसपास हो सकता है, 35,000 के आसपास हो सकता है, 3500 या 3400 के आसपास ही होगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके नंबर वहां का वही रखना है, तो मैंने लास्ट में क्या लिख दिया, दोनों डिजिट को 0, जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उन सबको 0 बना दो। 0 क्यों बना दिया, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितना है, 2, तो ये राउंड ऑफ हो गया मेरे पास 3500 पे। बी, उसके बाद सेकंड देखो आप 84.16, इसको भी 2 पे करना है, ये 2 पे राउंड ऑफ करना है, तो ये तो क्या हो गया dd, और dd जब dd मेरे पास क्या लेस देन 5 है, और ये मेरे पास क्या है pd, जब dd लेस देन 5 होता है तो pd को pd रहने दो, pd को pd रहने दो, तो 8 4। अब यहां पर 0 0 मत कर देना, अगर मैंने यहां पर 0 0 कर दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नॉन डेसिमल में ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट होते हैं, तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर पॉइंट लगा के 0 0 नहीं लगाना है, तो ये हो गया मेरे पास 84 इसका राउंड ऑफ। थर्ड पार्ट देखो 2.55 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पर, तो ये मेरे पास क्या हो गया, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर 5 हो, जब 5 आ जाए तो उसके आगे वाली डिजिट देखो, आगे वाली डिजिट क्या है, नॉन जीरो है या 0 है, आगे कुछ नहीं है मतलब 0 है। और अगर जब 0 होगी तो जब 0 होगी तो पीडी को देखो आप, पीडी को क्या करना होगा, पीडी +1 करना होगा, जब पीडी क्या हो, ऑड हो, ये रूल होता है।
और पीडी ही रहने देना है। कब? जब पीडी क्या हो? इवन हो। तो पीडी क्या है? ऑड है। ऑड है तो मतलब क्या करना होगा? तो 2.6 इसका क्या आ जाएगा? राउंड ऑफ आ जाएगा, है ना। 5 क्या ऑड नंबर है तो 6 हो गया। उसके बाद देखो 4 देखें आप, कहाँ गया भाई? 28.5 28.5 को देखो, ये मेरे पास क्या है? 2 डिजिट ये हो गई, 2 तक करना है। जस्ट आगे वाला क्या होता है? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। अगर 5 है तो आगे वाला देखो, ये आगे वाला देख लिया, आगे क्या है? 0 है, कुछ नहीं मतलब 0 है। और जब 0 होता है, हाथ दुखने लग गया यार, बहुत भारी। एसी वर्मा भाई, हाँ रूल क्या है? डीडी अगर 5 हो एंड 0 एंड 0, 5 है और 0 है तो क्या बोला? अगर इवन आ गया, इवन आएगा तो पीडी को पीडी रखो, तो पीडी को पीडी रखोगे तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? पीडी को पीडी ही रखोगे, 28। समझ में आ गया? ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या हो गया? राउंड ऑफ हो गया। अब आगे इसको 0 0 मत कर देना, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी, 2 तक ही करना है। तो 28 क्या हो जाएगा? इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। क्लियर? चलो ये हो गया मेरे पास। उसके बाद देखो 33 देखो क्या है। हो थक गया यार भाई, बुक ने थका दिया। हो 33 देख क्या है? 33 क्या है? द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर measured with a slide calipers are found to be, स्लाइड कैलिपर्स मतलब वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप लेंथ मेजरमेंट करते हो। तो मेरे इसके अंदर आई बटन के अंदर आपको वर्नियर कैलिपर्स का वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है, आने वाली वीडियोस। अगर वीडियो आपने आज ही देखा है तो वर्नियर कैलिपर आज नहीं बनेगा, पर आप बहुत लेट देखोगे तो आने वाले 3-4 दिन के अंदर मैं वर्नियर कैलिपर्स डाल दूंगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर डल जाएगा। लेकिन जो लेट देख रहे हैं उनको तो मिल ही जाएगा। चलो तो देखो क्या है कि द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर measured with the slide calipers are found to be 4.54. रेडियस कितना है? 4.54 सेंटीमीटर। और क्या है? हाइट, सॉरी लेंथ है ना, लेंथ मेरे पास है 4.54 और रेडियस है मेरे पास, अरे दिख जा रहे हैं, 1.75 सेंटीमीटर। तो देखो क्या करना है यहाँ पर? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है। तो पाई तो हो गया 22/7। रेडियस कितना हो गया? 1.75 और एच 4.54। भाई सब कैलकुलेटर लेके आता हूँ मैं। अरे आजा आप लोग हाथ से करना, भगवान भला करेगा तुम्हारा। अपन टाइम सेव कर रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर। हाँ देख क्या होगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर निकालना है ना, ऐसे वर्मा साहब के एग्जैक्ट आंसर निकालना है आपको। 1.75 इंटू 4.54 इंटू 4.54 तीनों हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 22 फिर डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया 43.697। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन था एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि राउंड ऑफ वाला काम है, राउंड ऑफ वाला रोल है, क्योंकि फाइनल आंसर आपका राउंड ऑफ होकर आ रहा है, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट आंसर निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको अब राउंड ऑफ करो आप। अब राउंड ऑफ किस पे होगा? मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या बोलता है राउंड ऑफ में कि किसमें, कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे हमेशा राउंड ऑफ होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ होगा। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? पाई कभी भी पाई का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखोगे। सिग्निफिकेंट फिगर किसका देखते हो? जो वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल कौन है मेरे पास? आर है या फिर एच है? तो आर और एच दोनों में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसका होगा उस पर आपको राउंड ऑफ करना है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3, दोनों का 3 3 ही है, तो 3 पे राउंड ऑफ करना है, ये 3 पे राउंड ऑफ करना है। मतलब ये क्या हो गया? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड हो गई। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड क्या? ग्रेटर देन 5 है, तो बढ़ा के लिख दो आप इसको, है ना। तो पीडी को क्या करोगे? पीडी क्या हो जाएगा? पीडी प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 43.6 को बढ़ा के लिख दिया 7। इसको 0 0 मत कर देना, अदरवाइज 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। तो 43.7 और सेंटीमीटर में लिया था अपन ने, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओ भाई, अरे क्लियर? ये क्लियर? चलो ये बहुत अच्छी बात है। 33 हो गया, 34
इसमें कैलकुलेशन है बस यार, 2-3 इन क्वेश्चन के अंदर। 34 चलो भाई 34 आ जा। 34 और भाई पेज पलट गया। 34 क्या है? द थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट इज मेजर्ड टू बी 2.17 mm। 2.17 mm क्या है भाई? 2.17 mm रीडिंग ली इसने, तीन ऑब्जर्वेशन लिए हैं। प्रैक्टिकल करते हो आप, उसके अंदर बार बार ऑब्जर्वेशन लेते हैं अपन टू मिनिमाइज द एरर्स, ठीक है, एट 3 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। फाइंड द एवरेज थिकनेस ऑफ द प्लेट। एवरेज थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस को टी लिख रहा हूं, इन तीनों का एवरेज क्या आएगा? 2.17, 2.17, 2.18 डिवाइडेड बाय 3, इन तीनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा ये? 6.236 53 52 73 जा 51 प्लस 52, ओके, डिवाइड बाय 3। देख डिवाइड कर यहाँ पर, 3 2 जा 6, पहले एग्जैक्ट आंसर निकाल दो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ये आ गया। अब मुझे राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करते वक्त क्या ध्यान रखना है? देखो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, उसके बाद आप डिवाइड कर रहे हो, ऐड करके फिर डिवाइड कर रहे हो। ये कॉम्बो हो गया, एडिशन भी हो गया और डिवीजन भी हो गया। तो जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करते हैं हमेशा। प्योर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो क्या करो, किस पे? प्योर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करते हैं, और अगर प्योर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करते हैं, और अगर कॉम्बिनेशन आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर पे डाउनलोड किया राउंड ऑफ कर लो। तो ये कॉम्बिनेशन है, एडिशन हो गया, उसके बाद डिवाइड बाय 3, तो इसको अब राउंड ऑफ करना है कितने पर? इंफॉर्मेशन कहाँ मौजूद है? थिकनेस के अंदर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है। तो ये क्या हो जाएगा? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, और डिजिट टू बी ड्रॉप क्या है? ग्रेटर देन लेस देन 5 है, तो जो भी पीडी होगा वो एज इट इज रहेगा, प्रेसिडेंट डिजिट क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। तो राउंड ऑफ करोगे ये आ जाएगा 2, कितने आ गया आंसर? 2.17 नहीं आ रहा है साला, आ गया भाई साहब 2.17 mm। क्लियर? चलो बस आज का आखिरी सवाल 34 हो गया ना। 35 लास्ट क्वेश्चन, 35 देख लो। 35 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 देख। 35 क्या है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विद अ मीटर स्केल टू बी 90 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द बोब प्लस द लेंथ ऑफ द हुक। देख रेडियस ऑफ द बोब एंड हुक, ये हुक और रेडियस क्या बोला इसने? एक्चुअली इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ये पेंडुलम में इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये हुक होता है ना, ये हुक यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है, और ये मेरे पास क्या हो गया? ये से लटका रखा होता है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग का लेंथ दे रखा है 90.0 सेंटीमीटर। उसके बाद द रेडियस ऑफ द बोब प्लस द लेंथ ऑफ द हुक इज कैलकुलेटेड टू बी, देख लेंथ ऑफ द हुक मतलब यहां से लेके यहां तक, प्लस रेडियस मतलब सेंटर से यहां तक, ये मुझे दिया हुआ है। इसका सम जो दिया हुआ है 2.13 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला इसने? हुक इज कैलकुलेटेड टू बी 2.13 सेंटीमीटर यूजिंग मेजरमेंट्स विद अ स्लाइड स्कीपर। स्कीपर क्या? स्लाइड कैलिपर्स। व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम? पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? अब इसने क्या दिया हुआ है? द इफेक्टिव लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एंड द सेंटर ऑफ द बोब, एंड द सेंटर ऑफ द बोब। मतलब मुझे ये इफेक्टिव ये निकालना है, एल इफेक्टिव निकालना है। एल इफेक्टिव देख क्या होगा? यहां से लेके यहां तक का लेंथ, मतलब दिस प्लस दिस, मतलब 90.0 प्लस 2.13, दोनों को ऐड करना है। देख कितना आ जाएगा ये? कितना? 2.13 ऐड करना है ना, ऐड कर लो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0.13, 92.13, ये आ गया। लेकिन फाइनल रिजल्ट को मुझे क्या करना? राउंड ऑफ भी तो करना है। फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ क्या करोगे? मिनिमम डेसिमल पॉइंट पे। प्योर एडिशन है, प्योर एडिशन में मिनिमम डेसिमल पॉइंट पे राउंड ऑफ करते हो। तो मिनिमम डेसिमल पॉइंट किसके पास है? इसके पास है। तो 1 डेसिमल पॉइंट पे क्या होगा? राउंड ऑफ हो जाएगा। 1 डेसिमल पॉइंट पे राउंड ऑफ करने का मतलब देख क्या हुआ? मतलब यहां तक छोड़ना है। इसको देख लो, ये क्या हो? डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन क्या है? 5 है। तो पीडी
आपको क्या करना है, पीडी ही रहेगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 92.1 सेंटीमीटर विल बी योर फाइनल आंसर। 1 डेसिमल पॉइंट पर राउंड ऑफ किया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एससी वर्मा के सवाल। बहुत बढ़िया, लिखिए, इसको भी लिख लो। सो आई थिंक समझ में आ गया आपको, राइट दोस्तों। सो अगर आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आए हो तो जल्दी से आप ईयर लॉन्ग कोर्स पे भी जाके आप जरूर वॉच करें, क्योंकि इतने ही अच्छे, इनफैक्ट इससे काफी अच्छे वीडियोस आपको ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर मिलेंगे। आई बटन के अंदर मेरा लिंक दिया हुआ है इंग्लिश एंड मेजरमेंट का। बस इसी तरीके से चैनल के ऊपर बने रहे, आने वाले वीडियोस का वेट करने के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके जरूर जाएं। और अगर वीडियो को अब बहुत ही अच्छा लगा आपको तो जरूर शेयर करें, और अगर चैनल भी पसंद आ गया तो सब्सक्राइब करके बैठें। जय हिंद। मिलते हैं कल सेम टाइम, रोज 9 बजे में 11वीं क्लास पढ़ाता हूँ, और रोज शाम को 6 बजे में 12th क्लास की वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इसी तरीके से बने रहेंगे चैनल के ऊपर सदा के लिए। बाय, गुड नाइट।